सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सरकारी भर्तियों के पूरे गणित को मतलब बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, खासकर ये जो आरक्षित श्रेणी है यानी ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवार हैं, हाँ, उनके अनारक्षित मतलब जनरल सीटों पर चयन को लेकर सही। हमारे पास इस फैसले का विश्लेषण करने वाला एक यूट्यूब वीडियो है। हाँ। और आज हम उसी की मदद से इस थोड़े जटिल कानूनी मुद्दे की तह तक जाएंगे। जी। कोशिश करते हैं समझने की। हाँ। हमारा मकसद है ये समझना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, क्यों कहा है, और सबसे जरूरी इसका भविष्य की भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई आरक्षित उम्मीदवार है जिसने मान लीजिए उम्र में या योग्यता में कोई छूट ली है, हाँ, कोई रियायत ली है, और वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आता है, हाँ, तो क्या उसे अब भी जनरल सीट मिलेगी? इस नए फैसले ने पुरानी व्यवस्था को कैसे बदला है, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि अब तक होता क्या था, मोटा मोटा नियम क्या था। हाँ, तो देखिए अब तक सिस्टम ये था कि अगर कोई ओबीसी, एससी या एसटी उम्मीदवार है जी। और वो भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आया तो उसे जनरल कैटेगरी में ही गिना जाता था, भले ही उसने फॉर्म अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में भरा हो। अच्छा। हाँ, इसी को ओवरलैपिंग या माइग्रेशन कहते हैं। ओके। इसका नतीजा ये होता था कि आरक्षित श्रेणियों के जो सबसे तेज तर्रार मतलब मेधावी छात्र थे, हाँ, टॉपर्स कह सकते हैं। बिल्कुल, वो जनरल लिस्ट में चले जाते थे। जी। इससे अक्सर क्या होता था कि उन आरक्षित श्रेणियों की अपनी कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती थी। अच्छा, क्योंकि उनके कुछ टॉप स्कोरर तो जनरल में चले गए। एग्जैक्टली। लेकिन केंद्र सरकार को इसी माइग्रेशन के खास पहलू पर आपत्ति थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल उठाया कि क्या उन आरक्षित उम्मीदवारों को भी जनरल सीट पर जाने का हक है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में किसी न किसी तरह की छूट या रियायत मतलब रिलैक्सेशन ली हो। जैसे किस तरह की छूट? जैसे उम्र सीमा में छूट मिल गई या मिनिमल क्वालिफिकेशन मार्क्स में छूट मिल गई, इस तरह के। ओके, तो मुद्दा ये था कि छूट लेने वाला भी माइग्रेट कर सकता है या नहीं। हाँ, यही मेन सवाल था। और इसी सवाल का जवाब आया 9 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। जी। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ये माइग्रेशन अब ऑटोमेटिक नहीं रहा। इस पर कुछ शर्तें लग गई हैं और कुछ हालात में तो पूरी तरह रोक भी लग सकती है। अच्छा, तो ये फैसला अचानक तो आया नहीं होगा, मतलब इसके पीछे जरूर कुछ पुराने मामले, अलग अलग अदालती राय रही होंगी। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा काफी टाइम से चल रहा था अलग अलग अदालतों में, और राय भी सच कहें तो बटी हुई थी। जैसे कोई खास मामला? हाँ, एक काफी चर्चित मामला है जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। अच्छा। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आपने किसी आरक्षित उम्मीदवार को जिसने भले ही कोई छूट ली हो लेकिन जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाया है और आप उसे जनरल सीट पर जाने से रोकते हैं तो ये मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ होगा, मतलब मेरिट का उल्लंघन। और हाई कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन भी माना था। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि फाइनल एग्जाम तो सबके लिए बराबर का मैदान है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा। तो वहां जिसके नंबर ज्यादा उसे मेरिट में जगह मिलनी चाहिए, चाहे उसने पहले कोई छूट ली हो। सुनने में तो ये तर्क काफी सीधा लगता है, भाई ज्यादा नंबर मतलब मेरिट, बात खत्म। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच था। क्या पेच था? पेच ये था कि केंद्र सरकार का 1998 का एक ऑफिस मेमोरेंडम पहले से मौजूद था, डीओपीटी का। अच्छा, 1998 का। हाँ, और वो मेमोरेंडम साफ साफ कहता था कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार जनरल सीट पर तभी क्लेम कर सकता है कब? जब वो जनरल कैटेगरी की सारी शर्तें पूरी करता हो। सारी शर्तें मतलब उसने उम्र, तजुर्बा, क्वालिफिकेशन या परीक्षा में बैठने के मौके मतलब अटेम्प्ट्स ऐसी कोई भी छूट ना ली हो, जीरो रिलैक्सेशन। ओह, तो ये तो बिल्कुल उल्टा था हाई कोर्ट के फैसले से। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताज़ा फैसले में इस बात को नोट किया है कि जितेंद्र कुमार वाले केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस 1998 के मेमोरेंडम पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था। तो मतलब एक तरफ हाई कोर्ट कह रहा था कि छूट लेने के बाद भी माइग्रेशन हो सकता है मेरिट के आधार पर, हाँ, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का 1998 का नियम कह रहा था कि नहीं, अगर छूट ली है तो माइग्रेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही विरोधाभास चल रहा था। क्या और भी ऐसे मामले थे जहां अलग अलग राय आई? हाँ, कई थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही नजरिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही अलग बेंचों ने भी पहले अलग अलग राय दी थी। अच्छा। जैसे एक मामला था दीपा ईवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ। और एक था गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य।
इन मामलों में ये कहा गया था कि अगर उम्र जैसी छूट ली है तो जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन आसानी से नहीं हो सकता। तो मतलब तस्वीर काफी उलझी हुई थी, कोई एक सीधी लाइन नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बहुत कंफ्यूजन था। अच्छा, छूट की बात चल रही है, हाँ, तो एक और मामला था शायद विकास शंखाला वाला। हाँ, वो शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा था। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प केस है। उसमें टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पासिंग मार्क्स में आरक्षित उम्मीदवारों को छूट दी गई थी। हाँ, वहां क्या हुआ था? वो मामला और भी पेचीदा था। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने उसमें कहा कि हाँ, ये बात सही है कि टीईटी पास करने के लिए आरक्षित उम्मीदवारों को कम नंबर लाने की छूट मिली थी। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनी तो उसमें टेट के नंबरों का सिर्फ एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए 20% वेटेज जोड़ा गया। ओके। और ये वेटेज वाला नियम तो सबके लिए बराबर था, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। तो हाईकोर्ट का तर्क क्या था? हाईकोर्ट का तर्क ये था कि जिसने टेट में ज्यादा नंबर पाए, चाहे वो जनरल हो या आरक्षित, उसे फाइनल मेरिट में ज्यादा फायदा मिला। अच्छा। इसलिए टेट पास करने की जो शुरुआती छूट मिली थी, उसका कोई अतिरिक्त फायदा आखिर में नहीं मिला, वो वेटेज में बराबर हो गया। यानी हाईकोर्ट के हिसाब से शुरू में मिली मदद बाद में न्यूट्रलाइज हो गई। लेकिन क्या ये वाकई एक लेवल प्लेइंग फील्ड था? मतलब अगर किसी को रेस शुरू करने के लिए ही थोड़ी आसानी दे दी जाए, हाँ, तो क्या वो आखिर में सबके बराबर माना जाएगा? एग्जैक्टली। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उनका मानना था कि भाई, टेट पास करना भर्ती प्रक्रिया का पहला और जरूरी कदम है, अनिवार्य सीढ़ी है। सही बात है। तो अगर पहली सीढ़ी चढ़ने में ही मदद मिल गई तो क्या उसे पूरी भर्ती प्रक्रिया में मिली छूट नहीं माना जाना चाहिए, भले ही फाइनल स्कोर में उसका सीधा असर ना दिखे? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस वेटेज वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं दिखा। और एक और परत थी इस मामले में, क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, जैसे सौरव यादव केस में, यूपी पुलिस भर्ती वाले में। हाँ, उसमें महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मुद्दा था। वहां हाई कोर्ट ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाली महिलाएं भी अगर जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाती हैं तो वो अपनी वर्टिकल कैटेगरी, जैसे मान लीजिए ओबीसी महिला, उससे निकलकर जनरल सीटों पर जा सकती हैं। ये भी माइग्रेशन का ही एक रूप था। बाप रे! तो इतने सारे अलग अलग मामले, हाई कोर्ट्स की अलग राय, सुप्रीम कोर्ट की भी बदलती राय, वो 1998 का मेमोरेंडम, लगता है काफी कंफ्यूजन था मार्केट में। बहुत ज्यादा क्लैरिटी की सख्त जरूरत थी। तो अब आते हैं मुद्दे पर। इन सब के बाद 9 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया? उन्होंने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 32 में स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने 2 मुख्य नियम बताए हैं। ओके, क्या है वो नियम? पहला नियम बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर। क्या? कि अगर भर्ती के विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन में या भर्ती के नियमों मतलब रूल्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है? कि किसी भी तरह की छूट या रियायत, चाहे वो उम्र की हो, फीस की हो, नंबर की हो, योग्यता की हो, कोई भी लेने वाले आरक्षित उम्मीदवार अनारक्षित सीटों पर माइग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा। तो बस उन्हें कर सकते, गेम ओवर। फिर चाहे उनके नंबर जनरल कट ऑफ से कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर नियम में रोक है मतलब एम्बार्गो है तो वो लागू होगी, फुल स्टॉप। ये तो हुई पहली बात, एकदम सीधी। लेकिन अगर नियम या विज्ञापन इस बारे में कुछ नहीं कहते, मतलब वो चुप है, साइलेंट है, तब क्या होगा? यहीं पर दूसरा नियम आता है और ये थोड़ा सा कह सकते हैं घुमावदार है। अच्छा, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नियम चुप हैं तो शुरुआती तौर पर मतलब इनिशियली छूट लेने वाले उम्मीदवार जो जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए हैं वे माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो कर सकते हैं अगर नियम चुप हैं तो? हाँ, शुरू में कर सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। अगर उनके इस माइग्रेशन को कोई कोर्ट में चुनौती देता है, चैलेंज करता है, तो फिर मामला कोर्ट तय करेगा और कोर्ट फैसला करते समय उस केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखेगा। अच्छा। और साथ ही वो 1998 वाले मेमोरेंडम जैसे जो प्रासंगिक नियम या निर्देश हैं उनको भी ध्यान में रखेगा। मतलब ये कि कोर्ट बाद में भी ऐसे माइग्रेशन को रद्द कर सकता है अगर उसे लगता है कि तथ्यों और नियमों के आधार पर ये सही नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर नियम साफ नहीं है तो भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो भर्ती एजेंसियों और उम्मीदवारों दोनों के लिए थोड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल, इसका सार या निचोड़ यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गेंद काफी हद तक भर्ती निकालने वाली एजेंसियों के पाले में डाल दिए। तो ऐसे कि भाई आप साफ साफ नियम बनाओ और अपने विज्ञापन में लिखो, अगर आप स्पष्ट रोक लगाते हैं तो माइग्रेशन नहीं होगा, मामला साफ। और अगर चुप रहते हैं तो? अगर आप चुप रहते हैं तो माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन वो बाद में कोर्ट में खारिज भी हो सकता है।
खासकर अगर 1998 जैसे नियम मौजूद हों। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कहा है कि भर्ती के नियम सर्वोपरि हैं और अदालतों को और भर्ती एजेंसियों को भी 1998 के मेमोरेंडम जैसे निर्देशों को गंभीरता से लेना होगा। तो बेसिकली ये फैसला योग्यता को सिर्फ नंबरों से नहीं देख रहा। सही पकड़ा, ये सिर्फ नंबरों से आगे जाकर पूरी प्रक्रिया में मिली रियायतों से जोड़ रहा है। ठीक है, नियम तो समझ आ गए, पर अब आते हैं असली सवाल पर। इसका जमीनी असर क्या होगा? उम्मीदवारों के लिए, भर्तियों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधी बात यह है कि अब अगर किसी सरकारी नौकरी के विज्ञापन में ये साफ साफ लिख दिया गया कि उम्र में छूट लेने वाले अनारक्षित सीट पर नहीं माने जाएंगे, हाँ, या टेट पासिंग मार्क्स में छूट लेने वाले अनारक्षित सीट पर नहीं जाएंगे, तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। ऐसे उम्मीदवार चाहे उनके नंबर टॉपर्स जितने क्यों ना हो, हाँ, उन्हें अपनी ही आरक्षित कैटेगरी में सीट लेनी होगी। अगर वहां उपलब्ध है तो वो जनरल सीट पर दावा नहीं कर पाएंगे। और इसका असर कट ऑफ पर कैसे पड़ेगा, क्या लगता है? पूरी संभावना है, और ये लॉजिकल भी है कि इससे आरक्षित श्रेणियों मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। क्यों? वजह सीधी है। पहले जो उनके सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले उम्मीदवार थे, जिन्होंने कोई छूट भी ली हो, हाँ, वो जनरल सीटों पर चले जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। सही। अब अगर नियमों में रोक है तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। अच्छा, तो जाहिर है उसी कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ज्यादा नंबर वाले वहीं रह गए तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है। क्या इसका कोई ताजा उदाहरण है जहां ये असर दिख सकता है? कोई भर्ती जो चल रही हो? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाँ, सुना है उसके बारे में, काफी विवादित रही है। हाँ, उसमें आरक्षण नियमों को लेकर काफी विवाद था, और ये भी फैक्ट है कि बहुत से उम्मीदवारों ने टेट पासिंग मार्क्स में छूट ली थी। तो अब इस नए फैसले से क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के आधार पर यह बहुत मुमकिन है, मतलब काफी हद तक संभव है कि कोर्ट उन सभी उम्मीदवारों का जनरल सीटों पर हुआ माइग्रेशन रद्द कर दे जिन्होंने टेट में छूट ली थी। ओह, अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो पूरी मेरिट लिस्ट फिर से बनानी पड़ सकती है, जो कि बहुत बड़ा काम होगा। वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच पहले ही उस लिस्ट को रिवीजन करने का आदेश दे चुकी है। ये नया फैसला उस आदेश को और मजबूती दे सकता है। ये तो सिर्फ एक भर्ती की बात हुई, यूपी शिक्षक भर्ती की। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में आने वाली सभी सरकारी भर्तियों, सभी पर, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों की, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या कोई भी, सब पर ये नियम लागू होगा। हाँ, बिल्कुल। ये फैसला एक नजीर बन गया है, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। तो अब विभागों को क्या करना होगा? अब हर भर्ती निकालने वाले विभाग या एजेंसी को अपने विज्ञापन और नियम बनाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मतलब एक्सट्रीम क्वेश्चन। क्या सावधानी? उन्हें एकदम स्पष्ट करना होगा, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में, कि अलग अलग तरह की छूट लेने वालों के लिए माइग्रेशन का नियम क्या है, अनुमति है या नहीं है। और अगर स्पष्ट नहीं किया तो? अगर वे अस्पष्ट भाषा लिखते हैं या इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो भर्ती के कोर्ट कचहरी में फंसने का खतरा और बढ़ जाएगा, लिटिगेशन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तस्वीर काफी हद तक बदल दी है। अब सिर्फ ज्यादा नंबर ले आना ही जनरल सीट पर जाने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर उम्मीदवार ने किसी भी तरह की छूट ली है और भर्ती के नियमों में ऐसे माइग्रेशन पर साफ रोक लगी है, सही, नियमों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम, मतलब क्रिटिकल हो गई है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले कहा, एक तरह से मेरिट और रियायत यानी कंसेशन के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। क्या संतुलन? कोर्ट का मानना है कि अगर आपने सिस्टम से कोई रियायत ली है, कोई फायदा लिया है, हाँ, तो आप उसी रियायत के साथ अनारक्षित वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकते अगर नियम इसकी इजाजत नहीं देते। ये एक तरह से फेयरनेस का प्रिंसिपल लगाने की कोशिश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भर्ती एजेंसियां भविष्य में अपने विज्ञापन कैसे बनाती हैं। बिल्कुल, क्या वे साफ साफ रोक लगाएंगी या फिर गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करेंगी जिससे कंफ्यूजन बना रहे। और एक सवाल और उठता है जी, क्या इससे अब इस बात पर नई बहस और मुकदमेबाजी शुरू होगी कि आखिर छूट या रियायत माना किसे जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्या फीस माफी भी छूट है? क्या एप्लीकेशन की डेट अगर आरक्षित वर्ग के लिए बढ़ाई गई तो वो छूट है? हाँ, मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी? एग्जैक्टली। ये फैसला योग्यता, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया की शर्तों के जटिल रिश्ते पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में और कानूनी व्याख्याओं से मिलेंगे। बिल्कुल, इस पर विचार विमर्श जारी रहेगा, ये तय है।